ये जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 5, ई बुक्स इज एन ऑनलाइन रिटेलर। द कंपनी हैज़ 4 डिपार्टमेंट्स। हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग ओवरहेड्स वाला चैप्टर कर रहे हैं। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट सीख रहे हैं, कैसे हमें करना होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द कंपनी हैज़ 4 डिपार्टमेंट्स। द 2 सेल्स डिपार्टमेंट्स आर कॉर्पोरेट सेल्स एंड कॉर्पोरेट कंज्यूमर सेल्स। ये दोनों हैं मेन डिपार्टमेंट। देखो अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में देखा, या प्राइमरी डिपार्टमेंट्स उन्हें हम कह रहे थे, और सेकेंडरी डिपार्टमेंट या फिर जिसे हम लोग सपोर्ट डिपार्टमेंट कह रहे थे वो सर्विस डिपार्टमेंट था। ये ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरह से काम करता है। ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके दो मेन डिपार्टमेंट है, एक है कॉरपोरेट सेल्स और एक है कंज्यूमर सेल्स। ठीक है। नाउ द टू सपोर्ट डिपार्टमेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या काम होता है वहां पे? ह्यूमन रिसोर्स एंड अकाउंटिंग का काम होता है। और दूसरा सपोर्ट डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ईच ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट्स कंडक्ट्स merchandising and marketing operations independently. The following data are available for March 2018. क्या है यहाँ पे? देखो डिपार्टमेंट्स दिया हुआ है, एंड रेवेन्यूज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, प्रोसेसिंग टाइम यूज्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है वो, उसके ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स एंड अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो सपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसका जो भी एक्सपेंसेस होगा, वॉट एवर एक्सपेंसेस इनकर्ड इनसाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, देयर एक्सपेंस विल बी डिवाइडेड अमंग द अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का बेसिस में। और ये प्रोसेसिंग टाइम मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, विच प्रोवाइड सपोर्ट इन रिलेशन टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑफ द मशीन्स दैट दे आर यूजिंग, कंप्यूटर सिस्टम्स, प्रिंटर्स, देर आर सो मेनी कंप्यूटर सिस्टम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यूज़ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए ये इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला डिपार्टमेंट यूज़ होता है। तो इनका जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग टाइम में डिवाइड किया जाता है। प्रोसेसिंग टाइम मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो भी काम होता है उसको अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे तो वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर में डिपेंड करेगा। नीचे देखो यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट इनकर्ड इन ईच ऑफ द 4 डिपार्टमेंट्स आर एज अंडर। मतलब ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाने के बाद ये सारे एक्सपेंसेस के डिटेल्स दिए हुए हैं। कंज्यूमर सेल्स, सॉरी कॉर्पोरेट सेल्स, कंज्यूमर सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, एंड इसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सारे खर्चे हमें दिए हुए हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आगे अगर हम लोग पढ़ें, द कंपनी यूजेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज अ बेसिस टू एलोकेट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग टाइम एज अ बेसिस टू एलोकेट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कॉस्ट। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो एक्सपेंसेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, उसे किस हिसाब से हमें डिवाइड करना है, और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो एक्सपेंस है उसे किस हिसाब से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे पढ़ के ही समझ में आया कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस में डिवाइड होगा, एंड प्रोसेसिंग टाइम के बेसिस पे डिवाइड होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉस्ट। हमें करना क्या है? द वेरी फर्स्ट, देर आर 3 डिफरेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस entire problem. First question is allocate the support department cost to the sales department using direct method. यूजिंग डायरेक्ट मेथड हमें क्या करना है? जो सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनके एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में या फिर जो प्राइमरी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डिवाइड करना है। सेकेंड क्वेश्चन है रैंक द सपोर्ट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ देयर सर्विसेज रेंडर्ड टू अदर सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। यूज दिस रैंकिंग टू एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट बेस्ड ऑन स्टेप डाउन एलोकेशन मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी। एक्चुअली मैं समझा ही देता हूँ, बता ही देता हूँ क्या हो रहा है। कि यहाँ पे जो सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव और एक है इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम लोगों ने कल देखा था
कि जब भी सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस या कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब हम लोग एलोकेट करते हैं, तो हम लोग, मैंने बताया था कि जो डिपार्टमेंट ज़्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, उसको पहले आप एलोकेट करो उसका एक्सपेंसेस, एंड देन जो डिपार्टमेंट कम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, उसको उसका एक्सपेंसेस को एलोकेट करो। यहाँ पे जो एलोकेशन है उसको रैंकिंग के बेसिस में हमें करना पड़ेगा। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला डिपार्टमेंट अपना खर्चा पहले एलोकेट करवाएगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वाला जो डिपार्टमेंट है वो अपना एक्सपेंस पहले एलोकेट करवाएगा। तो ये किस बेसिस में होगा, उसे हमें रैंकिंग करना है। मैं ये सिखाऊंगा अभी किस तरह से करना है। सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एलोकेट द सपोर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द सेल्स डिपार्टमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो एक बार हम लोग वापस मैं ये क्वेश्चन में रखता हूँ सो दैट तुम लोग को नज़र आए। ये क्वेश्चन एक बार तुम लोग, तुम्हारे फ़ोन में भी है, तुम लोग को मैंने सेंड भी किया था क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे फ़ोन में होगा, वो एक बार देख लो। देखने के बाद हम लोग एक एक करके यहाँ पे शुरू करते हैं इसका सल्यूशन। अच्छा, सो पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है वो क्या है, एलोकेट करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन है, एलोकेट करना है सपोर्ट डिपार्टमेंट का कॉस्ट टू द सेल्स डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो एक बार हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग 5 नंबर का सल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें करना है एलोकेशन ऑफ अच्छा, परम तुम अभी ज्वाइन किया, मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे फ़ोन में होगा, एक बार अच्छा से रीड करो क्वेश्चन को। हाँ, मैं उसका सल्यूशन अभी शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। सो पहले यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एलोकेशन ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट टू सेल्स डिपार्टमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यूज करके हमें एलोकेट करना है सपोर्ट डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेल्स डिपार्टमेंट में। पहले तो हम लोग डिटेल्स लिख लेते हैं। पहले फॉर्मेट बनाना है, पर्टिकुलर्स। ठीक है, हमारा जो मेन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर प्राइमरी डिपार्टमेंट, यहाँ पे पहला है कॉरपोरेट सेल्स। ठीक है, दूसरा है कॉरपोरेट सेल्स, दूसरा है कंज्यूमर सेल्स। ठीक है, और हमारे जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट है, वो है, पहला है एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा है हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं वापस एक बार क्वेश्चन में जाता हूँ। क्वेश्चन में देखो कैसे पता चला मेरे इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं क्या क्या है। देखो, कॉरपोरेट सेल्स है, कंज्यूमर सेल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है। जिसमें कॉरपोरेट सेल्स और कंज्यूमर्स सेल्स, ये दोनों हमारा
मेन डिपार्टमेंट है, प्राइमरी डिपार्टमेंट है। कैसे पता चला मुझे कि ये प्राइमरी डिपार्टमेंट्स है? क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि द कंपनी हैज़ 4 डिपार्टमेंट्स, 2 सेल्स डिपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेट एंड कंज्यूमर सेल्स, द 2 सपोर्ट डिपार्टमेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने हैं। कॉर्पोरेट सेल्स का 12,97,751। तो एक एक करके ये डेटा हमें लिख लेना है। सो कॉर्पोरेट सेल्स 1,297,751। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड कॉस्ट। ब्रॉट फॉरवर्ड कॉस्ट कि इतना खर्चा जो है पहले ऊपर से आया, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा खर्चा दिया हुआ है। सो टोटल खर्चा ये मेरा कॉर्पोरेट सेल्स का 12,97,751 इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर सेल्स का देखो 6,36,818, 6,36,818, ठीक है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव 94,510, 94,510। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम 3,04,720, 3,04,720। सो दीज आर दी एक्सपेंसेस और कॉस्ट विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग रीअपोर्शन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा, लिखूँगा रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। सो किस रेशियो में होगा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, ये जो डिपार्टमेंट है हमारा, इसको हम लोग किस बेसिस में डिवाइड करेंगे कॉर्पोरेट सेल्स और कंज्यूमर सेल्स में। डायरेक्ट मेथड कहा गया है। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि सर्विस डिपार्टमेंट जो है कंज्यूमर्स और कॉर्पोरेट सेल्स को क्या 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 कितना कितना सर्विस दे रहा है। तो यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट है वो हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करेगा। सो कॉर्पोरेट सेल्स में वो 42 लिखा हुआ है और कंज्यूमर सेल्स में 28 लिखा हुआ है। सो अगर हमें कॉर्पोरेट सेल्स का जो भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो खर्चा है 94,510, इसे हमें डिवाइड करना है कॉर्पोरेट और कंज्यूमर सेल्स के बीच में, तो रेशियो होगा हमारा 42:28, ठीक है। 42:28। तो इस रेशियो में हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। तो आप लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये जो सर आपने ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला डिपार्टमेंट को क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड कहा गया है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कल मैंने समझाया था कि जो प्रोडक्शन जो कल मैंने बताया था कि ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या फिर जो सर्विस डिपार्टमेंट जो प्राइमरी डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो भी खर्चा आपका दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जब देता है वो डायरेक्ट मेथड में हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में जब हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड में कंसिडर? तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कितना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को या फिर प्राइमरी डिपार्टमेंट्स को, वो खाली हमें देखना है। सो कॉर्पोरेट सेल्स और कंज्यूमर सेल्स को यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 42 और 28 दिया हुआ है। तो जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का 94,510 रुपीज़ को डिवाइड करेंगे दोनों डिपार्टमेंट में, तो रेशियो होगा 42:28। तो ये खाली इन दोनों में ही डिवाइड होगा। मैंने बताया क्यों होगा, क्योंकि वी आर फॉलोइंग डायरेक्ट मेथड। अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड को छोड़ के दूसरा मेथड यहाँ पे फॉलो करते या फॉलो करने कहा जाता तो फिर हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी इंक्लूड करते, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन जब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये आएगा
42 प्लस 28 मतलब 40 20 60 70 है ना। सो 94,000, पहले तो आप नेगेटिव कर लो इसको, 94,510, ठीक है। एंड द कैलकुलेशन विल बी समवॉट लाइक दिस, 94510 multiply 42 by 70. So we are getting 56,706 rupees for corporate sales, ठीक है। For consumer sales the amount will be 94,510 multiply 28 by 70, ठीक है। In that case we are getting 37,804 rupees, ठीक है। अब बारी आती है, अब हमारा बारी आता है कंज्यूमर सेल्स का, सॉरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का देखिए यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है आपका 3,04,720। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे रीअपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो रेशियो क्या होगा, हम लोग वापस क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका जो भी खर्चा है क्या है, इसका खर्चा देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका खर्चा यहाँ पे दिया हुआ है 3,04,720 रुपीज़। ये हम लोग का डिवाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम डायरेक्ट मेथड में अगर हम लोग देखते हैं तो खाली कॉर्पोरेट सेल्स और कंज्यूमर सेल्स का देखना है। तो यहाँ पे देखो 2,400 एंड 2,000 दिया हुआ है, ठीक है। सो द रेशियो विल बी 0 0 हटा दो, ये दो जीरो को हटा दो, तो फिर हमारा 24:20 का रेशियो यहाँ पे हमें समझ आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे 24:20। सो दिस इज़ द रेशियो जिसे हम लोग जिस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे 3,04,720, ठीक है। सो हमारा कैलकुलेशन होगा, मैं वापस यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। सो 304,720 multiply 24 by 44 and here 304,720 multiply 24 divide 44, sorry 20 by 44। सो ये हो गया। सो ये कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो वी आर गेटिंग 166,211 फॉर कॉर्पोरेट सेल्स, 138,509 फॉर कंज्यूमर सेल्स। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल डिटेल्स आ गया, ठीक है। ये हमारा डिटेल्स आ गया। अभी हम लोग का करना क्या है, देखो ये दोनों डिपार्टमेंट तो भैया डैश डैश हो गए, नील नील हो गए, इन सबको प्लस करना है, टोटल निकालना है, ठीक है। सो ये हमारा आएगा 1 सेकेंड कैलकुलेट करना है, 129,7751 प्लस 56,706 plus 166,211. So we are getting 1,520,668. So 1,520,668. So this is the total figure that we are getting. हमें कंज्यूमर सेल्स का भी टोटल कर देना है। वी आर गेटिंग, इसको ऐड करने से 813131। सो ये हमारा टोटल आ गया और ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट, लेट मी टेल यू अगेन, लेट मी अगेन कम टू द क्वेश्चन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज allocate support department cost to sales department cost using direct method. So on the basis of direct method we have allocated the support department cost to sales departments. Now question number 2,
rank the support department based on percentage of their services rendered to other support department. ठीक है, वापस समझना है, रैंक करना है सपोर्ट डिपार्टमेंट के कॉस्ट को. ठीक है, पहले सपोर्ट डिपार्टमेंट को रैंक करना है. क्या क्या हमारा डिपार्टमेंट्स हैं? हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट. इन दोनों में से कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, उसे कहते हैं रैंकिंग. ठीक है, सो जो नंबर 1 है, जो नंबर 1 आएगा हमारे रैंकिंग के हिसाब से, उसका खर्चा भैया पहले हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्सपेंस और कॉस्ट ऑफ रैंक 1 डिपार्टमेंट फर्स्ट एंड देन रैंक 2 डिपार्टमेंट. ठीक है, सो रैंकिंग हमें फाइंड करना है. सो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ हाउ डू वी एक्चुअली फाइंड रैंकिंग. ठीक है, सो पहले तो ये है यहाँ पे, सो परसेंटेज ऑफ सर्विस बाय एडमिनिस्ट्रेटिव टू इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को कितना सर्विस दे रहा है. तो अगर अपने वापस क्वेश्चन में जाएं तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, क्या नज़र आ रहा है हमें कि नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एम्प्लॉयज़ वाला डिपार्टमेंट हो गया, एम्प्लॉयज़ वाला डिपार्टमेंट, और यहाँ पे देखो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है. मतलब हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से 21 एम्प्लॉय जो हैं, 21 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में है. अगर आप टोटल करो 42 + 28 + 14 + 21, ठीक है, ये अगर हम लोग टोटल करें, ठीक है, आप 14 को छोड़ दो क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव का ही है. मतलब ये मैं अपने ही डिपार्टमेंट में अपने लोगों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को जो सर्विस दे रहा हूँ वो मैं हटा देता हूँ. तो अगर मैं देखूं कि मैंने टोटल कितने लोगों को सर्विस दिया, कॉर्पोरेट सेल्स को मैंने 42 दिया, कंज्यूमर को मैंने 28 दिया एंड इंफॉर्मेशन को मैंने 21 दिया. सो सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं, सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं, वी आर गेटिंग. अच्छा, मैं यहाँ पे पहले ये देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को कितना सर्विस दिया जा रहा है, 21. ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को दिया जा रहा है यहाँ पे 21. तो मैं यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय टोटल ऑफ टोटल टू अदर्स. ठीक है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखो 21 एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं, और अदर्स मतलब 42 कॉर्पोरेट सेल्स प्लस 28 कंज्यूमर सेल्स और 21 वापस इंफॉर्मेशन सिस्टम. एडमिनिस्ट्रेटिव को हटा देना है. ठीक है, तो ये दोनों मेरा, ये तीनों टोटल होके आएंगे मेरा 21/91. अगर मैं ये करता हूँ परसेंटेज में, अगर कन्वर्ट करता हूँ तो फिर ये इसको इंटू 100 कर देते हैं. परसेंटेज में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो आई एम गेटिंग 23.08%. इसका मतलब क्या हुआ, सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट is giving 23.08% of total service to information system. मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट टोटल 23.8%, 08% का मतलब टोटल सर्विस का 100 का 23 इंफॉर्मेशन सिस्टम को दे दिया. अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ
सर्विस बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ठीक है, कितना है, वापस चलते हैं क्वेश्चन में, वापस चलते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन में देखें, ये हमारा है प्रोसेसिंग टाइम, ये हमारा है प्रोसेसिंग टाइम। मैंने कहा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो भी खर्चा है वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर में डिपेंड करता है, उसके बेसिस में ये डिवाइड किया जाता है। सो अगर हम लोग देखें, ये प्रोसेसिंग टाइम जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में देखो कितना है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 400 है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 400 है। तो ये जो 400 है, ये इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल में से 400 सर्विस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को मिल रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम से। ऐसे टोटल में कितना हो गया, 2400 वो कॉरपोरेट को दे रहा है, 2000 वो कंज्यूमर को दे रहा है, और 1400 वो अपने आप को दे रहा है, और 400 वो एडमिनिस्ट्रेटिव को दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ, इक्वल करना है हमें, यहाँ पे एडमिन ऊपर रहेगा बाय टोटल टू अदर्स, एडमिन ऊपर रहेगा क्योंकि एडमिन को सर्विस दिया जा रहा है। सो एडमिन को हम लोगों ने देखा कि 400 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है, और बाकी यहाँ पे कॉरपोरेट हो गया 2400 हम लोगों ने देखा अभी, और कंज्यूमर सेल्स था हमारा 2000, और खुद वो अपना तो नहीं लेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव का 400। सो ये जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा आ रहा है 400 बाई 4800। तो इसको अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो वी आर गेटिंग 8.33%। ठीक है, 8.33%। तो ये इतना सर्विस हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को मिल रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम से। सो यहाँ पे अगर मैं रैंकिंग करूं, ठीक है, रैंकिंग अगर मैं करता हूं तो फर्स्ट कौन आया, दोनों में से ज्यादा कौन है, देखो दोनों में से ज्यादा कौन है, ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा सर्विस दे रहा है इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एडमिन। क्यों, क्योंकि भैया वो सर्विस दे रहा है 23.08%। ठीक है, टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। और सेकंड कौन आया, सेकंड आया हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम 8.33% खाली दे रहा है टू एडमिन को। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग वापस क्वेश्चन में जाते हैं। हमने रैंकिंग निकाल लिया, करना क्या है, ठीक है, करना क्या है, यूज दिस रैंकिंग टू एलोकेट सपोर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट टू द स्टेप डाउन एलोकेशन मेथड। मतलब हमें स्टेप डाउन एलोकेशन मेथड के हिसाब से इस रैंकिंग को यूज करके जो एक्सपेंस है उसे हमें एलोकेट करना है दूसरे डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, सो हम लोग वापस यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे बेस्ड ऑन सर्विसेज रेंडर्ड। अच्छा, रैंकिंग तो हमने कर दिया, तो ये स्टेटमेंट हमें लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, हमने रैंकिंग कर दिया है। ठीक है, सो एलोकेशन ऑफ सपोर्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अबव रैंकिंग। ठीक है, जो अभी रैंकिंग किए उस हिसाब से हमें ये खर्चे को डिवाइड करना है बाकी डिपार्टमेंट्स में। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग
particulars. Then comes primary department पहला वाला, corporate sales. Then comes consumer sales. Then comes administrative department, and then comes information system. ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स हमको हमने लिख दिया यहाँ पे कि क्या क्या कॉलम्स बनेंगे. ये नॉर्मल है जो हम लोगों ने अब तक बनाया था वही है. अच्छा, तो यहाँ पे पहले तो हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट लिखेंगे. ठीक है, दैट इज कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट. ठीक है, कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, तो ये पहले लिख देना है. तो क्या क्या खर्चा है, देखो यहाँ पे हम लोग वापस क्वेश्चन में ही जाएंगे. क्या क्या खर्चा है ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है. कॉर्पोरेट सेल्स का 12,97,751, कंज्यूमर सेल्स 6,36,818, एडमिनिस्ट्रेटिव 94510, इंफॉर्मेशन सिस्टम 304,720. तो ये सारे अमाउंट्स को हमें यहाँ पे लिख देना है. ठीक है, सो 12,97,751, then 636,818, then 94,510, and then 304,720. अच्छा, अब यहाँ पर तो लिख लिया. अभी हमें क्या करना है, रीअपोर्शनमेंट करना है. रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कौन सा डिपार्टमेंट, कौन नंबर 1 है, एडमिनिस्ट्रेटिव. देखो रैंकिंग 1 है, तो आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ एडमिन पहले. तो एडमिन को हम लोग पहले देंगे. रेशियो हमारा क्या होगा, देखो हम लोग क्वेश्चन में वापस जाते हैं. क्वेश्चन में जाके रेशियो निकालते हैं. क्या रेशियो होगा, खाली एडमिन का खर्चा है तो एडमिन वाला डिपार्टमेंट को छोड़ दो. तो एडमिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखो 42 है कॉर्पोरेट सेल्स में, कंज्यूमर में है 28, एडमिन का छोड़ दो, 14 को छोड़ दो, बचा इंफॉर्मेशन सिस्टम 21. सो रेशियो होगा 42:28:21. सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 42:28:21. ठीक है, तो हम लोग इस रेशियो में जो 94510 है इसे डिवाइड करेंगे. तो इसे ब्रैकेट में इसको हम लोगों ने माइनस कर दिया. अब यहाँ पे मैं कल कैलकुलेशन बता देता हूँ क्या होगा. 42 + 28 70 70 91. ठीक है, सो द रेशियो विल बी 42/91 इंटू 94510. ठीक है, देन 28/91 इंटू 94510. ठीक है, एंड फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम इट विल बी 21/91 इंटू 94510. सो ये सारे कैलकुलेशन हमारे होंगे. कैलकुलेशन को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, वी आर गेटिंग कॉर्पोरेट सेल्स में 43,620, कंज्यूमर सेल्स में 29,080, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में वी आर गेटिंग 21,810. ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए. अभी हमारा क्या काम है, अभी हमारा काम है दूसरा सपोर्ट डिपार्टमेंट का कॉस्ट को एलोकेट करना. तो रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. वापस क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन में देखेंगे किस रेशियो में होगा.
सो कॉर्पोरेट सेल्स में प्रोसेसिंग टाइम का देखो, कॉर्पोरेट सेल्स में 2400, देन 2000, एडमिनिस्ट्रेटिव में 400। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो अपने आप को 1400 टाइम्स का मिनट्स का सर्विस दे रहा है, उसे छोड़ देना है। सो द रेशियो विल बी 24:20:4। ठीक है, सो द रेशियो विल बी 24:20:4। सो दिस इज द रेशियो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पे है कितना टोटल अमाउंट। तो इन दोनों को पहले जोड़ लो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का कितना पैसा है जिसे एलोकेट करवाना है। ठीक है, सो दोनों को जोड़ने से आता है हमारा 3,26,530। तो ये टोटल अमाउंट आ गया। अभी हम लोग एलोकेट करेंगे, तो ये 326 को माइनस कर दो, तो ये नील आ जाएगा, है ना। अब इसी को हमें डिवाइड करना है इस रेशियो में। सो कैलकुलेशन विल बी समवॉट लाइक दिस, 24/20 44/48 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 326,530। ठीक है, अच्छा, ये कैलकुलेशन करना है, करने से हमें 1,178,107 ये फिगर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर सेल्स का अगर हम लोग करें, दी कैलकुलेशन विल बी 20/48 इंटू 326,530। so we will be getting 148,423 and for administrative कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो रैंक 2 डिपार्टमेंट है वो अपना खर्चा दूसरे को नहीं दे सकता। स्टेप डाउन मेथड में वही था, स्टेप डाउन मेथड में वही था कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस देगा और अपना खर्चा दूसरे को एब्जॉर्ब करवाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो लैटर वाला डिपार्टमेंट है वो अपना खर्चा पहले वाले डिपार्टमेंट को नहीं दे सकता। चलिए हम लोग इसे टोटल करेंगे, ये हमारा नील नील आ गया, और यहाँ पे इसको टोटल अगर हम लोग करते हैं, इन सबको अगर हम लोग प्लस करते हैं, सो वी आर गेटिंग 1519478 एंड यहाँ पे 148,423। सॉरी 814321। तो ये हमारा टोटल फिगर्स आ गए। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं है। अभी देखो रैंकिंग का बहुत सारा तरीका, ये हम लोगों ने रैंकिंग जो किया ये था ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर डिपार्टमेंट। लेकिन सर्विस में दो तरह का सर्विस होता है, एक होता है इन टाइम, ठीक है, या फिर इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और दूसरा होता है वैल्यूज। ठीक है, सर्विस जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो वैल्यू में भैया कितना सर्विस दिया जा रहा है। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन को फॉलो करें, एक बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखो लास्ट, हाउ कुड यू हैव रैंक्ड द सपोर्ट डिपार्टमेंट्स डिफरेंटली। मैं किस तरह से इसको रैंक कर सकता था डिफरेंटली। तो मैं रैंक जब करना चाहता हूं डिफरेंटली, आई कैन यूज वैल्यू ऑफ सर्विस रेंडर्ड, उस बेसिस पे आई कुड हैव डन इट। सो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्यूशन में जाऊंगा, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से मतलब और जो ऑल्टरनेटिव है उस बेसिस में डिवाइड करने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 3, क्वेश्चन का आंसर है ये। सो रैंकिंग कैन बी डन on value of service rendered, वैल्यू ऑफ सर्विस रेंडर्ड। सो यहां पे देखते हैं एडमिन जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को कितने वैल्यू का सर्विस दे रहा है। क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में जब हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे
एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा कितना है? 94,510। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव का टोटल। और एडमिनिस्ट्रेटिव ये टोटल खर्चे में से 21 एम्प्लॉयज़ अपना दे के रखा है, वो 21 एम्प्लॉयज़ वो दे के रखा है इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि 21 एम्प्लॉय, अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं कि, अच्छा फॉर्मूला नहीं लिख के मैं, देखो 21 लोग जो है वो एडमिन वाले जो हैं एम्प्लॉयज़ वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में हैं। टोटल हम लोगों ने अभी देखा था 91, ये रैंकिंग का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा, इनटू 94,510। मतलब इसका मतलब है कि 94,510 रुपीज़ जो है, इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर 91 एम्प्लॉयज़। हाउ मच इट वुड हैव बिन फॉर 21 एम्प्लॉयज़? सो द आंसर विल बी 21,810 रुपीज़। सो ये है वैल्यू ऑफ सर्विस विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इज गिविंग टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम का देखूं टू एडमिन, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो यहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है 400 का सर्विस दे रहा है, ठीक है, आउट ऑफ टोटल ऑफ 4800। तो यहां पे भी वैसे ही होगा, 400 वो इंफॉर्मेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव को दे रहा है, टोटल में 4800 मल्टीप्लाई करना है, कितना पैसा खर्चा हुआ, कितना पैसा खर्चा हुआ आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम का टोटल में। तो ये हम लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3,04,720 रुपया। सो 3,04,720 रुपीज इज एक्सपेंडेड in total. Out of that how much is for admin department? So 400 by 4800 मल्टीप्लाई करेंगे 304,720 को, तो फिर मिल जाएगा। इसका मतलब मैं वापस बता देता हूँ कि 3,04,020 रुपया टोटल का खर्चा है, कितने लोगों के लिए, कितना मिनट्स का, 4,800 मिनट्स का प्रोसेसिंग टाइम का। तो 400 का कितना, सो वी आर गेटिंग 25,393, 25,393 रुपया। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आ रहा है कि ये वाला जो फिगर है ये बड़ा है और ये वाला जो फिगर है ये छोटा है ना। तो मतलब ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, है ना, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पे एक बार लिखूं कि if the ranking is done on value of service, then cost of information system should be allocated to admin, ठीक है, that is information system department should be ranked ahead, मतलब आगे, ahead of admin, एडमिन से आगे होगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे लिए आ गया फर्स्ट और एडमिन हमारे लिए आ गया सेकंड, या फिर दो ही लोग हैं तो ये लास्ट है। तो हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम का खर्चा को ही खाली एलोकेट करेंगे और एडमिन का हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है। XYZ and company has 3 production departments and 2 service departments.
फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर जनवरी 2018। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी 2400, 2100, 1500 ये उनका खर्चा दिया हुआ है। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई 702 रुपीज़ एंड 900 रुपीज़ ये सर्विस डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। दी एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर चार्ज ऑन अ परसेंटेज बेसिस एज फॉलोज। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और सर्विस डिपार्टमेंट वाई जो है अपने दूसरे डिपार्टमेंट्स को किस हिसाब से पैसा अपना अपोर्शन करेगा, खर्चा अपोर्शन करेगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है। सो द रेशियो इज 20%, 40%, 30% एंड वाई का 10%। एंड वाई का देखो यहाँ पे है 40%, 20%, 20% और एक्स में वो 20% है। तो ये अगर क्वेश्चन अच्छा से देखो तो एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है, एक्स इज गिविंग सर्विस टू वाई एंड वाई इज गिविंग सर्विस टू एक्स। what we have to do here is, क्वेश्चन में देखो, prepare secondary distribution statement using repeated distribution method and दूसरा simultaneous equation method। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, ठीक है, इसे हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। अच्छा है, अच्छा लगेगा तुम लोग को करके। तो एक बार मैं डिटेल में ये कराता हूँ। पहले अच्छा से क्वेश्चन को देखो। ए बी सी का एक्सपेंस दिया हुआ है, एक्स और वाई सर्विस डिपार्टमेंट का भी खर्चा दिया हुआ है। X is giving its service to other departments A, B, C प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्लस Y को दे रहा है, और Y अपना जो एक्सपेंस है, जो सर्विस है, वो प्रोवाइड कर रहा है A, B, C एंड सर्विस डिपार्टमेंट X। So let us start solving the question. The very first method of solving the question here will be हमारा repeated distribution method, ठीक है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, कैसे करना है, देखो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये हमारा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, ठीक है। मेथड क्या फॉलो कर रहे हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक बार वापस फॉर्मेट लिखेंगे हम लोग, क्या है, पर्टिकुलर्स, देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहले, क्या क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारा ए, बी एंड सी, ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट, क्या क्या है, एक्स एंड वाई, ये 2 हमारे सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी एक्सपेंस है उसे हम लोग को लिखना है। ए बी सी का देखो यहाँ पे 2400, 2100, 1500 और एक्स और वाई का 702 एंड 900। तो ये सारे एक्सपेंस ये जो है ये हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट के हिसाब से दिया हुआ है, या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है, कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट, ठीक है। क्या क्या था, 2400, 2100, 1500, 702 rupees and 900। तो these were the amounts which are given in the question, ठीक है। अच्छा, अभी
रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ, किसको पहले देना है, कौन यहाँ पे होगा, पहले कौन होगा, तो कोई बात नहीं, आप y को भी दे सकते हो, y का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन, x का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x हमारे लिए पहला डिपार्टमेंट है तो हम लोग x को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रैंकिंग का कोई भी मतलब नहीं है, वी डोंट हैव टू फाइंड आउट दैट इन्फॉर्मेशन हियर, ठीक है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब है बस रैंडमली आप डिपार्टमेंट्स चूज़ कर लो। तो यहाँ पे हम लोग x से शुरू करेंगे, और अगर x से शुरू करते हैं तो x देखो किस रेशो में देता है, x यहाँ पे देखो क्या क्या कर रहा है, 20% ए में, 40% बी में, ठीक है, सी में 30%, एंड वाई में 10%, ठीक है। सो 20:40:40:30:10 या फिर 2:4:3:1, ठीक है। सो यहाँ पे x लिखूंगा मैं, और लिखूंगा 20:40:30:10, ठीक है। तो सब में बांटते हैं हम लोग इस रेशो में, कितना पैसा देना है हम लोग को, कितना पैसा अपोर्शन करना है, 702 रुपीज़, ठीक है। तो इस रेशो में अगर आप डिवाइड करें, ठीक है, 2:4:3:10 कितना होता है, 2 + 20 + 40 60 70 80 90 100, ठीक है, 100। तो 702 रुपीज़ मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, 702 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, आप लोग डायरेक्ट 20% भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ कमिंग टू 140, ठीक है। सिमिलरली 40 वाला रेशियो, मतलब यहाँ पे होगा हमारा कैलकुलेशन 702 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40, वी आर गेटिंग 280.8, मतलब 281, लाइक दैट। उसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए 211 विल कम इन सी, एंड 10 वाला जो पार्ट है, मतलब 702 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, वी आर गेटिंग 70 फॉर डिपार्टमेंट वाई। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट काम है रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ वाई। किस रेशियो में होगा भैया, एक बार देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में किस रेशियो में होगा। देखो y जो है 40 20 10 एंड x को 20, ठीक है, मतलब 40:20:20:20:20। सो हम लोग लिख देंगे ये 40:20:20:20, ठीक है। ये हमारा टोटल कितना फिगर आ गया यहाँ पे, एक बार टोटल कर लेते हैं, 970, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये 970 को माइनस करूँगा, मतलब यही वाला अमाउंट है जिसको एलोकेट करना है, ठीक है। सो 970 को एलोकेट करना है 40:20:20:20 के रेशियो में, ठीक है। सो द कैलकुलेशन विल बी 970 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40 फॉर ए, वी आर गेटिंग 388, ठीक है, डिवाइडेड बाई 40 इंटू 20, वी आर गेटिंग 194 बी का, और सारे ही 20 हैं तो ये भी 194 आएगा, एंड x भी 194 आएगा। तो देखो मज़े वाली बात क्या हो गई यहाँ पे, x तो नील हो गया था, x यहाँ पे तो नील हो गया था, अभी वापस 194 आ गया, राइट। अभी वापस हमें रीअपोर्शन करना है, रीअपोर्शनमेंट ऑफ x, वापस x का रेशियो 20:40:30:10, ठीक है। क्या करना है, ये 194 को वापस से नेगेटिव करो और 20:40:30:10 के रेशियो में डिवाइड करो, वी विल बी गेटिंग 39 78 58, एंड अगेन y में आ गया, हम लोग y में पहुंच गए वापस, ठीक है। अब y में जब पहुंच गए, वापस करना है, वापस लिखना है रीअपोर्शनमेंट, 20:40:30:10 10 के रेशियो में, ठीक है। सो 20:40:30:10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10, वी आर गेटिंग 39 78 58, एंड अगेन y में आ गया, हम लोग y में पहुंच गए वापस, ठीक है। अब y में जब पहुंच गए, वापस करना है, वापस लिखना है रीअपोर्शनमेंट
वाई रेशियो वापस लिखो 40:20:20:20:20, ठीक है। ये 19 को नेगेटिव कर दो पहले तो, ठीक है, और इसी 19 को डिवाइड करना है। अभी ये जब हम लोग डिवाइड करेंगे, पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ फिर कहता हूँ तुम लोग को। 19 को अगर हम लोग 40:20:20 के रेशियो में अगर डिवाइड करते हैं, वी आर गेटिंग 9, वी आर गेटिंग 5, वी आर गेटिंग 5, ठीक है। ये ऐसा हम लोगों ने किया। मैं x में और नहीं डाल रहा हूँ, मैं कर सकता था, मैं अगर सही से डिवाइड करूँ तो मैं कर सकता था। आई कुड हैव डन इट। 19 का अगर 20% करें तो 3.8 इट इज़ कमिंग। मतलब देखो 19 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40 में अगर करता हूँ तो आई एम गेटिंग 7.6। ये 9 नहीं आ रहा है मेरा, ये 7.6 आ रहा है, और ये 5 नहीं आ रहा है, ये 3.8 आ रहा है। What I'm doing is I am trying to avoid ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट टू एक्स। मैं एक्स में और डालना नहीं चाहता हूँ। सिंगल डिजिट में आ गया भैया, राउंड ऑफ कर दो, नियरेस्ट फिगर्स में पहुंचा दो, और ये इसको 19 बना दो, इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 19 बना दो। मैं क्या कह रहा हूँ, वापस से बोल रहा हूँ तुमको कि ये डेसिमल में आ जा रहा है ना। 19 को अगर हम लोग 40:20:20:20 के रेशियो में अगर करते हैं तो इट इज़ कमिंग टू 7.6, ठीक है। एंड जो 20 वाला है, मैं यहाँ पे दूसरे कलर में करता हूँ, ये मेरा 7.6 आ रहा है, ये मेरा 3.8 आएगा, ये मेरा 3.8 आएगा, ये मेरा 3.8 आएगा। तो देखो ये वापस से रह गया, ये वापस से ये वाली फिगर यहाँ पे आ गई। अभी वापस हम लोग को इसे यहाँ पे और इसे ये यहाँ 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 वापस लिखना है। सो वी विल वॉन्ट टू अवॉइड दिस सिचुएशन कि ये डेसिमल में आ जाएगा। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब है जब तक कि जीरो ना हो जाए, जब तक कि ये और ये जीरो जीरो ना हो जाए, तब तक अपने को कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 9 बैठा दिया। 7.6 था, ये 3.8 है, ये 3.8 है, तो मैंने क्या किया कि मैं 19 बना देता हूँ, ठीक है। सो मैं 3.8 को अगर 4 करता हूँ या फिर इसको भी 4 करता हूँ, 4 + 4 8 होता है। एंड फिर यहाँ पे मेरे को 11 लिखना पड़ेगा। तो मैं इसी हिसाब से जो भी फिगर है, आप अगर उस तरह से करते हैं राउंड ऑफ करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू ट्रबल और कॉस्ट यू एनी मार्क्स, ठीक है। सो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको रिपीट करते रहना है। जब सिंगल डिजिट में आप पहुंच जाओगे, सो यू कैन अवॉइड डूइंग इट, ठीक है। सिंगल डिजिट में अगर आप पहुंच जाते हैं, आपको और करने का ज़रूरत नहीं है। चलो, तो अभी हमारा काम क्या हो गया, अभी हमारा काम है इन सबको टोटल करना, ठीक है। हम लोग को इसे अब टोटल करना है। तो टोटल जब अपने करेंगे, वी विल बी डूइंग लाइक दिस। ये सारे को आप ये सबको प्लस करना है, ये सबको प्लस करना है, एंड वी आर गेटिंग 2976, वी आर गेटिंग 2658, वी आर गेटिंग 1968, और ये दोनों तो भैया ज़ीरो हो गया हमारा, ठीक है। सो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। सो दिस इज़ वॉट वी नीड टू डू, ठीक है। सो ये हमारा हो गया repeated distribution method. Repeated distribution method. Now the next question was we have to do simultaneous equation method. What is this simultaneous equation method? ये simultaneous equation method क्या है? तो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ ये क्या है। हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ्स करना पड़ेगा, बचपन में जो करता था तुम लोग, ठीक है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। एक बार करते हैं, मज़ेदार है ये भी, ठीक है।
सो यहाँ लिखना है नंबर 2 simultaneous इक्वेशन मेथड। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ठीक है, इसे मैं रेड पेन में करता हूं। देखो क्या है यहाँ पे, ऐसे लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ एक्स बी एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ वाई बी वाई। ठीक है, तो मैं एक इक्वेशन क्रिएट करता हूं। तो x इक्वल x का देखो टोटल खर्चा कितना है। x का अगर हम लोग करते हैं, x का हमारा टोटल खर्चा कितना है। सो व्हेन वी आर फॉलोइंग दिस क्वेश्चन, वी आर सीइंग दैट वी आर ऑब्जर्विंग दैट x इज हैविंग 702 रुपीज एंड x जो है इट इज गिविंग 10% ऑफ इट्स एक्सपेंस टू y। ठीक है ना, एंड y इज गिविंग 20% ऑफ इट्स एक्सपेंस टू x। समझ में आ रहा है? वापस बताता हूं मैं। x जो है अपना पूरा एक्सपेंस का, पूरा कॉस्ट का 10% देता है y को, और y जो है अपना पूरा खर्चा का 20% देता है x को। तो मैं जब इक्वेशन बनाऊंगा, मैं जब इक्वेशन बना रहा हूं यहां पे, तो ये x का टोटल खर्चा कितना होगा, 702 रुपीज उसका अपना खर्चा है, प्लस उसको y जो दे रहा है, y क्या दे रहा है, अपना 20% दे रहा है। देखो वापस बताता हूं, x का टोटल खर्चा कितना है, 702 रुपया, जो उसे उसका अपना x डिपार्टमेंट का खर्चा है, प्लस y अपना टोटल खर्चा का 20% दे रहे हैं। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 0.2 ऑफ y, क्योंकि कॉस्ट ऑफ y भी y मैंने पकड़ा है। उसी तरह से अगर मैं y को करूं, y का टोटल खर्चा हमारा था 900 रुपया। ठीक है, और y को x अपना 10% खर्चा दे रहा था, तो 0.1x। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो मैं जैसे बचपन में करता था तुम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन का, कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x या फिर सपोज y ऑफ y इन इक्वेशन 1। तुम लोग अपने हिसाब से कर सकता है, तुम लोग x का वैल्यू भी कर सकता है। कैसे कर रहा हूं मैं, देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहा हूं। ठीक है, सो x इक्वल 702 प्लस 0.2, अब y का पूरा वैल्यू को लिख दो। ठीक है, y के जगह पे। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये y है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सो क्या हो गया, इक्वल 702 प्लस 0.2, y का 900 प्लस 0.1 x। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन अभी खड़ा हुआ। इसे अपने को सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस। तो लेट अस सॉल्व इट। बहुत इजी है, 702, ये 0.2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, ये 180 आता है, प्लस 0.2 इंटू 0.1 इज गिविंग अस 0.02x। ठीक है, अभी ये इन दोनों को प्लस करो, वी आर गेटिंग 882, और ये जो 0.02 था उसको यहाँ पे इस तरफ लेके आओ, तो x माइनस 0.02x। ठीक है, अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वी आर गेटिंग 0.98x इक्वल 882, और x इक्वल 882 बाई 0.98। ठीक है, and we are getting, if we do it like this, we are getting
x इक्वल 900, हमें 900 मिल गया, x का वैल्यू हमें 900 मिल गया। अभी क्या है, मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, जो भी इक्वेशन तुम्हें पसंद है वो x का वैल्यू तुम वहां पे डाल दो, ठीक है। इक्वेशन 2 में भी डाल सकते हो, इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हो, तो मैं इक्वेशन 2 में डालता हूँ, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में मैं डाल रहा हूँ। तो मेरा इक्वेशन 2 है क्या, मेरा इक्वेशन 2 है y इक्वल, मुझे y फाइंड करना है, y का वैल्यू कितना है। सो y इक्वल 900 प्लस 0.1x है ना, 900 प्लस 0.1x। तो इसको अभी इलाबोरेट करते हैं। सो 900 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई अगेन 900, ठीक है। सो मेरा आ गया 990, ठीक है, मेरा 990 आ गया, यहाँ पे मेरा ये 900 आया, ठीक है। सो x का आ गया मेरा 900 और y का आ गया 990। इसे करना क्या है, कैसे करना है, मैं एक बार तुम्हें स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ। समझ में आया आई होप। मैं वापस से एक बार बताता हूँ। लेट मी अगेन एक्सप्लेन यू व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ठीक है। क्या हो रहा है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में, हम लोग लेट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ x डिपार्टमेंट को x पकड़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ y डिपार्टमेंट को y पकड़ रहे हैं। नाउ वी आर क्रिएटिंग टू इक्वेशंस। x का टोटल खर्चा कितना था, 702 रुपीज़ था, प्लस उसे y से कुछ खर्चा मिल रहा है, y अपना 20% x को दे दे रहा है ना। तो इसीलिए मैं y का तो वैल्यू नहीं पता मुझे, तो मैं क्या कर रहा हूँ 0.2 इंटू वाई कर दिया। उसी तरह से y का टोटल खर्चा कितना है, y का मुझे 900 रुपया मिला, प्लस x से y को अपना 10% खर्चा मिल रहा है, राइट, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। वी विल बी सॉल्विंग दिस। अच्छा, अभी क्या है, हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो जब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, मैंने y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया। 702 प्लस 0.2 y है, तो y के जगह पे मैं पूरा वैल्यू, y के जगह पे मैं जो इक्वेशन है, ऊपर में जो इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था यहाँ पे देखो, y का जो इक्वेशन है ये वाला, उसको मैंने पूरा का पूरा वहाँ पे पुट कर दिया। तो ये 0.2 विद इन ब्रैकेट 900 प्लस 0.1x, इसे अपने सॉल्व करें, इसे अपने सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने से मुझे x का वैल्यू मिल गया 900 रुपया। अब ये x का जो 900 का वैल्यू है, वी आर पुटिंग दैट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 एंड वी आर गेटिंग y का वैल्यू एज 990, ठीक है। सो ये हमारा यहां तक सिचुएशन हो गया। अच्छा, अभी मैं, हम लोग को करना क्या है, हम लोग को वापस एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट बनाना है। मेथड क्या होगा हमारा, मेथड क्या होगा हमारा, हमारा मेथड होगा यहां पे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ठीक है। अपने अमाउंट्स फाइंड आउट कर लिए, लेकिन करना, सजाना कैसा है वो यहाँ पे दिखाता हूँ।
particulars, then production department A, production department B, production department C, service department X, service department Y. So these are the departments जो हमारा है यहाँ पे, ठीक है। अभी टोटल कॉस्ट जो मेरे को ऊपर से मिला उसे मैं लिख दूंगा एक बार। मेरे को क्या क्या टोटल कॉस्ट मिले थे, मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार वापस से। 2400, 2100, 1500, 702 एंड 900, ये सारे फिगर्स मेरे को मिले थे, है ना। सो मैं ये सारे फिगर्स को पहले लिख देता हूँ। 2400, ये स्टेप हर मेथड में कॉमन है, ठीक है। 2100, 1500, 702 एंड 900, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे रीअपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्स किस रेशियो में करेंगे? वापस वही रेशियो, वापस वही रेशियो। क्या रेशियो था हमारा? एक्स का 20:40:30:10, यही रेशियो यहाँ पे लिख देना है। 20:40:30:10, है ना। ए का है ये, बी, सी एंड वाई, राइट। अच्छा, लेकिन अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होगा, ये मज़े वाली बात है। तो हम लोग ऊपर जाएंगे, हम लोग देखेंगे एक्स का अमाउंट क्या है। एक्स का अमाउंट हम लोगों ने यहाँ देखा, ये रहा एक्स का अमाउंट 900 रुपीज़, ठीक है। 900 रुपीज़, तो ये 900 रुपीज़ को अपने यहाँ पे लिख देंगे 900 ब्रैकेट में। अभी तुम लोग के माथे में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन पेशेंस रखना है, देखना है किस तरह से करना है। अब ये 900 को आप इस रेशियो में डिवाइड कर दो, 20:40:30:10 में, ठीक है। सो 900 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, वी आर गेटिंग 180, एंड देन वी आर गेटिंग 360। 900 बाई 100 इंटू 40, 360 इंटू 30 करेंगे तो वी आर गेटिंग 270, एंड इंटू 10 वी आर गेटिंग 90, ठीक है। चलो, अभी क्या है? नेगेटिव आ गया यहाँ पे, मतलब खर्चा वापस आ गया। कितना? 900 से 702 को माइनस करो, देखो वी आर गेटिंग 198। इसको मैं लिख के रख दिया यहाँ पे। अच्छा, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अभी ये 90 आ गया, ये 90 को यहाँ पे टोटल कर दो, ये भी तो मेरे को खर्चा अभी एलोकेट करना है। 990 आ गया। अभी यहाँ पे लिखना है री अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ वाई। क्या रेशियो होगा? क्या रेशियो होगा? वापस क्वेश्चन में चलते हैं। वाई का देखो, 40:20:20:20:20, इसी रेशियो को यहाँ लिख देना है, 40:20:20:20, ठीक है। यही रेशियो है। क्या क्या है? ए, बी, सी, और ये है मेरा एक्स का, राइट। सो ये 990 को अपने पहले यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे। 990 को अपने पहले यहाँ पे नेगेटिव कर दिए। अभी ये डिवाइड करना है सब में। 990 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40, वी आर गेटिंग 396। देन अगेन 990 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, वी आर गेटिंग 198, अगेन 198 एंड अगेन 198। सो जब इस तरह से करोगे आप, तो देखो ये अल्टीमेटली ये मेरा निल आ गया और ये भी मेरा निल आ गया। दिस इज द फन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। दिस इज द फन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो अपने यहाँ पे ये एक्सपेंसेस जो है इसको टोटल कर देते हैं, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस को अपने टोटल कर देते हैं, ठीक है। लेट अस सी हाउ मच इट इज कमिंग टू। इट इज कमिंग टू 2976 for A, then 2658 for B, and 1968 for C, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया।
ठीक है, आई होप समझ में आया साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड ये किस तरह से करना है, क्या है ये नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को वापस मैं तुम लोग को सेंड कर रहा हूँ अभी। हम लोग अभी ये मशीन आवर रेट देखेंगे, ये मशीन आवर रेट क्या है और किस तरह से वी एक्चुअली यूज दिस कॉन्सेप्ट है क्या ये। तो एक बार देखते हैं मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन ये हमारा पहला टॉपिक है। क्या है ओवरहेड अब्जॉर्प्शन? जो है यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ही गलती से माइक ऑफ करके कर दिया था। सॉरी, मैं माइक अपना ऑफ करके रखा था, वो भूल गया मैं। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा, चलो, मशीन आवर रेट, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन हम लोग करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज टू प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि हम लोग जब भी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, एक जब भी हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट, ये प्रोडक्ट कॉस्ट का तीन एलिमेंट होता है, मैंने बताया था पहले। पहला होता है मटेरियल कॉस्ट, है ना, दूसरा होता है लेबर, एंड तीसरा होता है ओवरहेड्स। अभी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के काम होते हैं। For example, I am approaching an organization where I want them to make 50 t-shirts. They are textile company, they are in the business of manufacturing shirts. मैं उनको बोला मेरे लिए आप 100 शर्ट्स बना के दीजिए। तो ये जो 100 शर्ट्स वो मेरे को बना के देंगे, वो 100 शर्ट्स के हिसाब से मटेरियल चार्ज करेगा, वो अपना कॉस्टिंग देखेगा ना। मटेरियल का उस हिसाब से कॉस्ट होगा, लेबर का उस हिसाब से होगा, ओवरहेड्स का उसी हिसाब से होगा। ठीक है, सो यहाँ पे वही कहा गया है कि जब ओवरहेड को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ओवरहेड को जब अपने अब्जॉर्ब करते हैं, तो वो अब्जॉर्प्शन हमारा किस बेसिस पे होता है। सो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों जो खर्चे हैं, ये तीनों खर्चों को चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, और ओवरहेड्स को भी एब्जॉर्ब किया जाता है प्रोडक्ट्स पे। नाउ इसका मतलब, यहाँ पे हमें क्या है, क्या कैसे है, क्या है देखना होगा। डायरेक्ट कॉस्ट इज चार्ज टू द प्रोडक्ट इन डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हो गया मेरा मटेरियल एंड लेबर, ये हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इस चार्ज टू द प्रोडक्ट इन डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए ये कॉस्ट को हम लोग ऐड करते हैं मटेरियल और लेबर को। सिंस द एक्चुअल कॉस्ट, सिंस द एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट इज नोन टू द कंपनी, कंपनी को पता होता है कि एक्चुअल में खर्चा कितना लगेगा। हाउ एवर ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट नोन पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट नहीं पता होता है। मुझे पता है कि मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, क्योंकि वो सारे जो हैं वो डायरेक्ट हैं। ओवरहेड तो पूरा फैक्ट्री के लिए लगता है, और एक इंडिविजुअल कस्टमर जब भी कोई ऑर्डर करता है तो वो ओवरहेड्स मुझे उस ऑर्डर के हिसाब से ही उसे चार्ज करना पड़ता है। Accordingly, an estimate is to be made for the overhead cost that is to be considered per unit of finished goods. ठीक है, तो ये फिनिश्ड गुड्स के लिए हमें उसका एस्टिमेट करना पड़ता है। कुछ मेथड्स हैं किस तरह से हमें करें, हम करेंगे। तो ओवरहेड्स को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट, on the basis of output if a company manufactures single type of homogeneous products, homogeneous मतलब same kind of products,
देखो मैं यहाँ पे पहले एक बार अच्छा से बता देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। हमारा काम है कि हमारा काम है प्रोडक्ट कॉस्ट, जो प्रोडक्ट कॉस्ट है इसमें ओवरहेड्स कितना होगा, कितना होगा, क्या परसेंटेज में होगा, है ना। तो इसको कितना हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ओवरहेड तो लाखों रुपया होता है। अब एक ही आदमी से आप लाख रुपया थोड़ी ना चार्ज कर सकते हैं, करोड़ रुपया थोड़ी ना चार्ज कर सकते हैं। वो बंदा बोलेगा कि आई एम ऑर्डरिंग यू 50 टी शर्ट्स या 50 शर्ट्स, और उसके लिए आप पूरा फैक्ट्री का खर्चा मेरे से ही लेंगे क्या। तो प्रोपोर्शनेट खर्चा उस आदमी से वो कंपनी चार्ज करेगा। किस बेसिस पे चार्ज होगा, वो सारे ये मेथड्स हैं। एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल आपके प्रोडक्ट को बनाने में जितना लगा, उस हिसाब से ओवरहेड्स भी हम लोग प्रोपोर्शनेट चार्ज करेंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, या फिर लेबर आवर रेट। लेबर आवर रेट मतलब कि कितना घंटा लेबर काम किया, उस हिसाब से ओवरहेड को चार्ज करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, ये एग्जाम्पल के हिसाब से तुमको ये अच्छा से समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये एग्जाम्पल वन हम लोग देखेंगे। फोरकास्ट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, बजटेड ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा ओवरहेड्स 1 लाख रुपया लग सकता है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपया दिया हुआ है, ठीक है। लेबर आवर्स, लेबर आवर्स मतलब मेरे फैक्ट्री में कितने लेबर लोग कितना घंटा काम किए, ये 40,000 आवर्स है, ठीक है। ये 40,000 आवर्स है। और ये मशीन आवर्स, मशीन कितना घंटा घूमा है, ये भी आपका आवर्स है। इन अ पर्टिकुलर मंथ, उस एक महीने में द एक्चुअल डेटा इज एज अंडर फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। एक जॉब के लिए ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। क्या डिटेल्स हैं, क्या डिटेल्स हैं। डायरेक्ट मटेरियल 300 रुपया, डायरेक्ट लेबर 400, लेबर आवर्स 12 रुपया, मशीन वन में 10 घंटा लग गया। मुझे करना क्या है, मुझे एक कॉस्ट शीट बनाना है, जॉब कॉस्ट मेरे को निकालना है कि कितना खर्चा हुआ, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो मैंने सॉल्व कर रखा है ये, तो सुविधा होगा इसमें करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो, इफ मैनेजमेंट, if management is if management follows as percentage of labor cost, परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक बार हम लोग जाते हैं वापस क्वेश्चन में, ऊपर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि लेबर कॉस्ट मेरा कितना है, मेरा लेबर कॉस्ट है देखो 2 लाख रुपया, ठीक है। तो मेरा लेबर कॉस्ट 2 लाख रुपया है, और मेरा ओवरहेड्स कितना है, देखो मेरा ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड 1 लाख रुपया है। तो मतलब मैं अगर इन दोनों का परसेंटेज फाइंड आउट करता हूँ, परसेंटेज फाइंड आउट करता हूँ, कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे देखिए, ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब ओवरहेड ऊपर में ओवरहेड, नीचे लेबर कॉस्ट, नीचे लेबर कॉस्ट। तो ये 1 लाख बाई 2 लाख आया, तो ये मेरा कितना हो गया, इंटू 100 करने से ये 50% आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इट मीन्स, इट इट मीन्स इफ overhead will be 50%
ऑफ डायरेक्ट लेबर। मतलब जब भी ओवरहेड कोई भी अमाउंट, लेबर कोई भी अमाउंट हो, उसका 50% ओवरहेड होगा। तो हमारा क्वेश्चन जो ऊपर है, हमारा जो क्वेश्चन ऊपर है, ऊपर में क्या बताया गया, डायरेक्ट मटेरियल मेरा लग रहा है 300 रुपया, डायरेक्ट लेबर 400 रुपया। तो अगर डायरेक्ट लेबर मेरा 400 रुपया है, तो फिर अगर परसेंटेज मैंने 50% निकाला, तो इसका 50% विल बी 200, है ना। तो मतलब मैं क्या करूँगा, मेरा देखिए, मेरा डायरेक्ट मटेरियल लग गया 300 रुपया, लेबर दिया हुआ है 400, और 400 का ही 50%, 400 का 50% है मेरा 200, ये मेरा ओवरहेड हो गया। तो ये तीनों एलिमेंट को अगर एक साथ जोड़ें तो हमें 900 रुपया मिल गया यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट। तो ये जॉब कॉस्ट शीट बन गया जब हम लोग परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को फॉलो कर रहे हैं। क्या है डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का यहाँ पे फंडा, कि हम लोग ओवरहेड को फाइंड आउट कर रहे हैं ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का कितना परसेंट है, ठीक है, टोटल लेबर कॉस्ट का। उस हिसाब से हम लोग ये फॉलो करेंगे। अभी नेक्स्ट हम लोग मेथड कर रहे हैं यहाँ पे, इफ मैनेजमेंट फॉलोज लेबर आवर रेट। लेबर आवर रेट क्या है, ये लेबर आवर रेट, लेबर आवर्स हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लेबर आवर्स दिया हुआ है 40,000 आवर्स, 40,000 घंटा दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे करूं, ओवरहेड बाय लेबर आवर्स, तो फिर क्या निकलता है मेरा, 1,00,000 रुपया टोटल मेरा ओवरहेड का खर्चा है। इसको अगर मैं 40,000 से डिवाइड करूं, तो फिर मुझे मिलेगा 2.5। ये 2.5 रुपीज़ पर आवर का मतलब है कि 1 घंटा मशीन घूमेगा तो 2.5 रुपया का ओवरहेड लगेगा, 2 घंटा घूमेगा तो 2.5 प्लस 2.5 5 रुपये लगेगा। इस तरह से अगर 10 घंटा घूमा तो 2.5 इंटू 10 25 रुपीज़ लगेगा। सो यहाँ पे देखिए मेरा लेबर आवर्स 12 है ना। तो मेरा यहाँ पे कॉस्ट शीट किस तरह से क्रिएट होगा, तो मैं मेरा मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों ही सिचुएशन में सेम रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, लेबर आवर रेट मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। लेबर आवर रेट आई एम गेटिंग 1,00,000 डिवाइडेड बाई 40,000, 2.5 रुपीज़, ठीक है। 2.5 रुपीज़ मेरे को मिल गया यहाँ पे। अभी मैं जॉब कॉस्ट शीट यहाँ पे प्रिपेयर करूँगा। माई डायरेक्ट मटेरियल इज 300, माई डायरेक्ट लेबर इज 400। दिस इज कॉन्स्टेंट इन ऑल द सिचुएशंस, ठीक है। ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए फैक्ट्री ओवरहेड, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है, ये क्या हो रहा है मेरा, लेबर आवर रेट कितना निकला 2.5, मल्टीप्लाई करना है इसको हम लोग को लेबर आवर्स से। तो कितना है 2.5 इंटू 12 आवर्स, वी आर गेटिंग 30 रुपीज़। तो ये 30 रुपये को हम लोग को यहाँ लिखना है, ऐड करेंगे, वी आर गेटिंग 730 रुपीज़ एज आवर टोटल कॉस्ट। सिमिलरली हम लोग जब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मेथड है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट मतलब ये हो गया। अब मशीन आवर रेट अगर आप फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ओवरहेड बाय मशीन आवर्स। तो ओवरहेड मेरा कितना है 1,00,000 रुपया, इसको डिवाइड करिए आप, आपका मशीन आवर्स देखिए ये रहा 50,000, ये रहा 50,000 आवर्स डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये मेरा आ गया ₹2, 2 रुपया 1 घंटे का। अब हम लोग क्वेश्चन में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 10 आवर्स दिया हुआ है मेरा, इस पर्टिकुलर काम के लिए 10 घंटा मशीन घूमेगा, ठीक है। द मशीन विल वर्क फॉर 10 कंटिन्यूअस आवर्स। सो अगेन आई विल बी प्रिपेयरिंग जॉब कॉस्ट शीट, ठीक है। आई विल बी प्रिपेयरिंग जॉब कॉस्ट शीट ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर रेट। तो मैं यहाँ पे वापस मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। ये फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, आई एम गेटिंग 2 रुपीज़, ये मैंने दिखा दिया। अभी क्या करना है, ये देखो ये कांस्टेंट है मटेरियल और लेबर। और फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकलेगा मेरा, मेरा निकलेगा ये मशीन आवर रेट, इसको मल्टीप्लाई करिए मशीन आवर्स से, मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करना। मशीन आवर रेट मेरा 2 रुपया निकला, मल्टीप्लाई करिए 10 से, वी आर गेटिंग 20। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, ये
गलत प्रिंट हो गया, ये मेरा 20 होगा, ठीक है। सो वी आर गेटिंग, इसको टोटल करिए, देखिए ये 720 यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे निकल गया मेरा, ठीक है। तो मैंने देख लिया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट करने से किस तरह से हम लोग ओवरहेड को एब्जॉर्ब करेंगे, इसको एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कहते हैं। उसके बाद लेबर आवर रेट किस तरह से हम लोग अप्लाई किए, एंड देन वी हैव ऑब्जर्व्ड, वी सॉ मशीन आवर रेट को हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे। सो ऑल दीज हैव बिन डन, ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने लिखा है वो देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट, variable cost depends on the output produced, which means if the output increases, it increases the variable cost and vice versa. Obviously variable cost का मतलब क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है आपका मटेरियल कॉस्ट, है ना, आपका मटेरियल्स हो गया, आपका लेबर हो गया, ये आपके ये आपके वेरिएबल कॉस्ट के कैटेगरी में पड़ते हैं, ठीक है। सो मटेरियल और लेबर, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, मोर यूनिट्स इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग, इन दैट केस योर वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज, ठीक है। लेस यूनिट्स अगर आप बनाते हैं, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग लेसर नंबर ऑफ आउटपुट, देन योर वेरिएबल कॉस्ट विल फॉल, विल डिक्रीज, ठीक है। सो वेरिएबल कॉस्ट जो है ये फंक्शन ऑफ आउटपुट है, ठीक है, फंक्शन ऑफ आउटपुट है। इफ द फंक्शन ऑफ आउटपुट मतलब इट entirely depends on the quantity that the company is producing. So in overheads we have both fixed cost and variable cost. हमारा fixed cost भी है, variable cost भी है। Fixed cost on the other hand remains constant. Usually the fixed cost part of it is depending on the time period. टाइम पीरियड है ना, जैसे सैलरी जो है वो पर मंथ बेसिस पे हम लोग पेमेंट करते हैं तो वो फिक्स्ड कहा जाता है। रेंट जो है वो भी पर मंथ या फिर एक पीरियड के बेसिस पे दिया जाता है, तो इसलिए उसको भी हम लोग फिक्स्ड कहते हैं। एक्सपेंसेस विच डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, उसे हम लोग वेरिएबल कहेंगे। एक्सपेंसेस विच आर डिपेंडिंग ऑन द पीरियड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कहेंगे। सो एंड द वेरिएबल पार्ट ऑफ वेरिएबल पार्ट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट। सो व्हेन द क्वेश्चन of cost absorption comes, the method such as percentage of direct material is not considered to be very effective और sound method, है ना। मतलब direct material तो भैया खुद ही change हो रहा है, direct material is itself changing, so you cannot consider direct material cost or direct labor cost as a method of absorption of overhead costing. This is because vast majority of overhead cost are fixed, that is they are period cost, and the fixed cost is a function of time. Fixed cost should not be absorbed on the basis of direct material cost. Absorbing overhead cost on the basis of labor cost is a much better and a practical approach, since it is indirectly related to overhead cost to the time taken. अच्छा, जो लेबर कॉस्ट है वी कैन रिलाई ऑन लेबर कॉस्ट, बिकॉज लेबर कॉस्ट भी हम लोग पेमेंट जब करते हैं वो नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड करता है। सो जब हम लोग ओवरहेड को अब्जॉर्ब करते हैं वो भी तो नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड करेगा, इसीलिए लेबर कॉस्ट को हम लोग उसका बेसिस पकड़ सकते हैं। तो एज डायरेक्ट वेजेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम टेकन एंड वेज रेट पर आवर, हाउएवर इफ वेज रेट्स आर प्रोन टू चेंज, अगर वेज रेट ही चेंज होता है तो वाइड फ्लक्चुएशंस, देन दिस अप्रोच will not give correct results. Labor hour rate and machine hour rate, labor hour rate and machine hour rate are considered the best methods of overhead cost absorption, as they directly relate overhead cost to time taken for various intensive industry. For capital intensive industry we use MHR. मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है, मुद्दे की बात ये हो गई कि हमारा मशीन आवर रेट, हमारा
मशीन आवर रेट एंड लेबर आवर रेट, ये दोनों ही तरीका है ओवरहेड अब्जॉर्प्शन के लिए, बेटर तरीका है। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग ओवरहेड को अब्जॉर्ब करेंगे मशीन आवर रेट या फिर लेबर आवर रेट के बेसिस में। मशीन आवर्स जब भी आपको कैलकुलेट करें तो फिर ऑलवेज डिडक्ट नॉर्मल आइडल टाइम एंड रूटीन मेंटेनेंस। नॉर्मल आइडल टाइम एंड रूटीन मेंटेनेंस का मतलब होता है कि कुछ समय फैक्ट्री में ऐसे ही वेस्ट हो जाता है विच आर यूज्ड फॉर नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस। मतलब फैक्ट्री में आइडल लेबर लोग पैर पे पैर डाल के सोफे में बैठे हुए हैं, लेबर्स आर ईटिंग लंच, लेबर्स आर वॉचिंग टीवी, और लेबर्स आर टेकिंग अ ब्रेक। सो एट दैट टाइम प्रोडक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस, बट माई कॉस्ट इज गोइंग अप। फैक्ट्री तो रन कर रही है, इफ लेबर्स आर नॉट वर्किंग तो फिर उसे हम लोग आइडल टाइम कहते हैं। आइडल टाइम दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम और एक होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या है? अचानक से लोड शेडिंग हो गया सॉरी, करंट चले गया, ठीक है, लोड शेडिंग हो गया या फिर कोई मशीन टूट गया, खराब हो गया, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके वजह से भी लोगों का काम करना बंद हो जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम क्या है? इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, पीपल डू स्पेंड सम टाइम ऑन अ नॉन प्रोडक्टिव बेसिस। ये नॉर्मल है, हर फैक्ट्री में पीपल आर स्पेंडिंग सम टाइम ऑन ब्रेक, तो जिसके वजह से प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इज गेटिंग हैम्पर्ड, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, वो नॉर्मल सिचुएशन है, ये नॉर्मल लॉस जैसा कंसिडर किया जा सकता है। एंड रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि कुछ भी हो जाए, मशीन्स जो काम कर रहे हैं 24 आवर्स, उनको तो हमें मेंटेन करके रखना है सो दैट कि वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो टाइम पीरियड है, जब ये मशीन आवर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये नॉर्मल आइडल टाइम एंड रूटीन मेंटेनेंस, इसे हमें माइनस करना है टोटल आवर्स से। और माइनस क्या करना है और क्या नहीं माइनस करना है? डू नॉट डिडक्ट, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, डू नॉट डिडक्ट अब नॉर्मल आइडल टाइम एंड सेटअप टाइम। ये अब नॉर्मल आइडल टाइम एंड सेटअप टाइम का क्या है? इट्स पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, कि अचानक से अगर काम बंद भी हो जाता है एक्सीडेंट के वजह से, इट वॉज नॉट प्लान्ड, प्लान करके नहीं किया गया, इसके वजह से क्या है कि मेरे फैक्ट्री में खर्चा तो बढ़ रहा है, तो अगर मैं वो टाइम को हटा देता हूं तो फिर डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, नॉर्मल आइडल टाइम को माइनस करना है, रूटीन मेंटेनेंस को माइनस करना है, अब नॉर्मल आइडल टाइम एंड सेटअप टाइम को माइनस नहीं करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 3 machines P, Q and R which are of different nature are used in a department of a factory। 3 मशीन है, ठीक है, यहाँ पे 3 मशीन के बारे में दिया हुआ है, P है, Q है, R है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट मशीन आवर रेट, हमारा काम है मशीन आवर रेट ऑफ मशीन आर, मशीन आर को कैलकुलेट करना है, ठीक है, मशीन आर का कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ मशीन पी, क्यू एंड आर इज 50,000, आउट ऑफ विच कॉस्ट ऑफ मशीन आर इज 10,000। हमें खाली इसी से मतलब है, मशीन आर से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। इट इज एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग लाइफ आर 1,000 एंड 18,000 आवर्स, मतलब डेप्रिसिएशन, 1 घंटे का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? देखिए यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन निकाल के ही दिखाता हूँ। क्या है? कॉस्ट जो है 10,000, इससे माइनस करना है स्क्रैप, डिवाइड करना है 18,000 से, तो 1 घंटे का डेप्रिसिएशन रेट निकल आएगा, 1 घंटे का निकल आएगा। 10,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाई 18,000 आवर्स, तो वी आर गेटिंग 50 पैसा। 1 घंटा अगर मशीन काम करता है तो 50 पैसा का मशीन का वैल्यू खत्म हो गया। नाउ रेंट, रेंट टोटल एरिया 1,000 स्क्वायर फीट,
मशीन आर ऑक्यूपाइज 250 स्क्वायर फीट। तो हमें खाली मशीन आर से मतलब है, तो मशीन आर 250 स्क्वायर फीट कंज्यूम करके रखा हुआ है और टोटल एरिया जो है वो 1000 स्क्वायर फीट है और हमें जो रेंट देना पड़ रहा है वो है 780 रुपया। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेशन विल बी 780 जो है ये पूरे 1000 स्क्वायर फीट के लिए है, तो फिर 250 के लिए कितना। मैं क्या रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो है ये जो मुझे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट करना है ये खाली ये मशीन आर का करना है, मशीन आर का करना है। तो इसीलिए मैं खाली मशीन आर का क्या खर्चा होगा, किस तरह से होगा, वो खाली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, लाइटिंग, लाइटिंग टोटल लाइट पॉइंट्स यहाँ पे 12 दिया हुआ है, मतलब फैक्ट्री में 12 लाइट पॉइंट्स हैं जिसमें से 2 पॉइंट्स आर यूज्ड फॉर मशीन आवर, मशीन आर 288 रुपीज़ लग रहा है। तो 288 रुपया लग रहा है मेरा कितने के लिए, 12 के लिए, तो 2 के लिए कितना। ठीक है, दैट विल बी द कैलकुलेशन। इंश्योरेंस फॉर ऑल मशीन्स 45 रुपीज़ पर क्वार्टर। तो हमें तो पहले क्या करना है, ये 45 तीन मशीन का है, यहाँ पे 3 मशीन है ना, पी है क्यू है और आर है ना, पी है क्यू है और आर है। तो हमें खाली एक का चाहिए, तो 3 मशीन का 45, तो एक का कितना, तो ये आ जाएगा मेरा 15। 15 एक क्वार्टर का हो गया, 4 क्वार्टर होता है, मल्टीप्लाई करो 4 से, वी विल गेट 60। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमेबल स्टोर्स फॉर मशीन आर 60 पर मंथ, 60 रुपया दिया हुआ है एक एक मंथ का, इसको इंटू 12 करना है। अच्छा, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर डिवोट्स 1/4 ऑफ हिज टाइम टू मशीन आर 6000 पर एनम। ठीक है, ये सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर पूरे फैक्ट्री का है। ठीक है, तो ये जो है इसका 1/4 टाइम जो है वो मशीन आर को देता है। तो 6000 इंटू 1/4 करेंगे तो हमें मशीन आर का सुपरवाइजिंग कॉस्ट निकल आएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट दिया हुआ है फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ मशीन आर इज 1800। हमें तो पूरे लाइफ का नहीं चाहिए, पूरे लाइफ का 1800 रुपया दिया हुआ है। मशीन आर का पूरे लाइफ का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 1800 रुपीज़ लगेगा। हमें चाहिए खाली एक साल का, है ना, एक साल का चाहिए। तो हम इसको पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1800 डिवाइडेड बाई 18,000, यहाँ पे 18,000 दिया हुआ है ना, तो एक घंटे का आ जाएगा। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ मशीन आवर्स फॉर द एंटायर ईयर हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल एक साल का आ जाएगा। मैं करके दिखा रहा हूँ। मशीन आर विल वर्क फॉर 2000 आवर्स पर एनम, मतलब 2000 घंटे वो काम करेगा, आउट ऑफ विच नॉर्मल आइडल टाइम एस्टिमेटेड एट 8%, टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ टोटल वर्किंग आवर्स एंड टाइम फॉर रूटीन मेंटेनेंस 40 आवर्स। तो मैंने तो कहा था, मैंने क्या बोला था कि 2000 से आप 8% भी माइनस करोगे और आप माइनस करोगे 40 घंटा भी, करने के बाद जो आएगा ये आपका मशीन आवर कहलाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ऊपर में मैंने अभी समझाया था कि हमें डिडक्ट करना है नॉर्मल आइडल टाइम, हमें डिडक्ट करना है रूटीन मेंटेनेंस। ठीक है, हमें ये दो डिडक्ट करना है। अब नॉर्मल और सेटअप टाइम तो नहीं है यहाँ पे, तो उसको लेके नहीं सोचना है, तो ये हमें डिडक्ट करना है। तो चलो एक बार देखते हैं किस तरह से करना। अच्छा, और एक है लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि machine R consumes 5 units of power per hour at cost of ₹16 per 100 units। ठीक है, पावर कंजम्पशन यहाँ पे दिया हुआ है, कितना हो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 यूनिट कंज्यूम होता है एक घंटे में, और एक यूनिट का कॉस्ट है, 100 यूनिट का कॉस्ट है आपका 16 रुपया। तो कंज्यूम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है 5 यूनिट्स ऑफ पावर कंज्यूम करता है वो पर आवर में, 5 यूनिट कंज्यूम होता है पर आवर में। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 5 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, और 100 यूनिट का रुपया है 16 रुपया।
ठीक है, 16 रुपया। तो 5 यूनिट का कितना होगा, तो यहाँ पे 100/16 × 5 करेंगे ना, तो 1 घंटे का आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स से, तो हमारा वो भी आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं अब एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये हमारा है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। वी आर कैलकुलेटिंग मशीन आवर रेट। हाउ डू वी डू इट, दिस इज द फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड रेट पर आवर। ठीक है ना, फिक्स्ड कॉस्ट ए है और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे बी है। ठीक है, हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अच्छा मैं एक एक करके, ठीक है, फैक्ट्री रेंट, यहाँ पे देखो रेंट दिया हुआ है। मैंने अभी डिस्कस किया था रेंट कैसे होगा। रेंट यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल एरिया है 1000 स्क्वायर फीट का, मशीन आर ऑक्यूपाई कर रहा है 250 स्क्वायर फीट। ठीक है, 780 रुपीज़ पर एनम का मेरा टोटल रेंट का चार्ज है। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट करके दिखाया था, 780 रुपया डिवाइडेड बाई 1000 घंटा मल्टीप्लाई 1000 स्क्वायर फीट, तो एक स्क्वायर फीट का रेंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है 250 से, सो वी विल गेट 195। ठीक है, देन कम्स जो जो फिक्स्ड है उसको लिख देना है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, यहाँ पे देखो टोटल 12 पॉइंट्स दिया हुआ है। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे कैलकुलेशन कर ही दिया था, 288 रुपीज़ लग रहा है मेरे को फॉर 12 पॉइंट्स। देन हाउ मच फॉर 2 पॉइंट्स, तो इट इज कमिंग एज, ये रहा हमारा कैलकुलेशन, वी आर गेटिंग 48 रुपीज़। इंश्योरेंस, यहाँ पे इंश्योरेंस दिया हुआ है 45, मैंने करके दिखाया अभी। ठीक है, 45 इंटू, यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने दूसरे तरह से किया था। अच्छा, यहाँ पे ये कैलकुलेशन ही तुम लोग देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 45 एक क्वार्टर का है, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, तो पूरे साल का आ गया। अभी क्या है, मेरा जो इंश्योरेंस है ये 45, ये तो सारे मशीन्स का है, मेरे को करना है खाली मशीन आर का। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट देखूंगा, मेरे पास जो सारे कॉस्ट है, ये देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है 50,000, है ना। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल मशीन, इंश्योरेंस जो है ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एसेट पे। तो 50,000 यहाँ पे मेरा दिया हुआ है टोटल, और मशीन आर का यहाँ पे कॉस्ट है 10,000। तो मैं क्या करूँगा, मेरा 45 × 4 आया, 45 साफ कर दे, हाँ, 45 × 4, इसको ये आया मेरा पूरे 50,000 रुपये के लिए। तो 10,000 रुपया जो आर का वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है उसके लिए कितना, तो इट इज कमिंग टू 36 रुपीज़। सुपरवाइजर का मैंने बता ही दिया था कुछ देर पहले कि सुपरवाइजर का जो यहाँ पे खर्चा है 6,000 रुपीज़, उसका 1/4 होगा मेरा फॉर मशीन आर। तो ये सारे मेरे फिक्स्ड कॉस्ट हो गए। ठीक है, तो ये टोटल कर देना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मेरा ये आ गया। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे देखो मशीन आवर्स, मैं इसको कन्वर्ट करूँगा पर आवर में। ठीक है, पर आवर में, तो मेरा ये टोटल मशीन आवर यहाँ पे 2000 था, 2000 से 8%, ये रहा मैंने लिखाया यहाँ पे, 8% ऑफ 2000 माइनस करो, 8% ऑफ 2000 इज कमिंग टू 160, और 40 मतलब टोटल 200 घंटे माइनस करो, तो 2000 से 200 घंटे माइनस करेंगे तो 1800 घंटा आता है एक साल का। तो 1779 पूरे साल का टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। एक घंटे का कितना है, एक घंटे का कितना है, तो टोटल 1779 डिवाइडेड बाई 1800, वी आर गेटिंग 0.9883, एक घंटे का फिक्स्ड कॉस्ट है। अब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट में जाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले यहाँ पे कंज्यूमेबल स्टोर्स है। कंज्यूमेबल स्टोर्स देखो यहाँ पे 60 पर मंथ दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करो 12 से वापस। अब वेरिएबल कॉस्ट जो है आपके पास दो ऑप्शन है, यू कैन राइट इन द टोटल अमाउंट कॉलम, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम लोग को। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ पे कंज्यूमेबल स्टोर्स का ये जो वैल्यू है, फॉर्मी जो कैलकुलेशन है वो रहेगा मेरा 60 पर मंथ है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ 60 × 12। ठीक है, तो इट इज़ कमिंग टू 720। मैं यहाँ पे ये 720 लिख दे रहा हूँ तुम लोग के कंफर्ट के लिए। अभी क्या है, ये 720 को, ये रहा यहाँ पे, ये 720 को
डिवाइड किया 1800 घंटे से। अच्छा ये रहा, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो ये करके ये पर आवर का वैल्यू आ गया। ठीक है। अच्छा अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस यहाँ पे मेरा दिया हुआ था क्वेश्चन में। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर द एंटायर लाइफ 1800 है ना, 1800 है फॉर द एंटायर लाइफ। तो एक घंटे का कितना होगा, है ना। तो 1800, पहले तो मैं एक साल का कर लेता हूँ, एक साल का मेरा कैलकुलेशन होगा। 1800 मेरा दिया हुआ है पूरे लाइफ का, है ना, पूरे लाइफ का, डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 1800। क्या किया मैंने, 1800 जो कि 1800 जो कि पूरे लाइफ का मेरा दिया हुआ है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये पूरे लाइफ का है। पूरा लाइफ में मशीन 18,000 घंटा ही घूम सकता है, तो एक घंटे का रिपेयर्स आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक साल में कितना हो रहा है मेरा, तो एक साल में 1800 हो रहा है। सो इट इज कमिंग, इट इज एज कमिंग एज 1800 डिवाइडेड बाई 18,000 इंटू 1800, वी आर गेटिंग 180। तो ये टोटल साल का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 180 है। अब इसको आप डिवाइड करो 1800 से, तो वी विल गेट 0.10। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा पावर है। पावर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, 5 यूनिट्स पर आवर, और एक एक यूनिट का कॉस्ट है आपका 16/100, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक यूनिट का कॉस्ट निकालेंगे। एक यूनिट का कॉस्ट है 16/100, इंटू 5 करेंगे तो एक घंटे का आ गया, राइट। तो मैं वापस से यहाँ पे कैलकुलेशन तुम लोग को कर देता हूँ। तो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरा फैक्ट्री कंज्यूम कर रहा है 5 यूनिट्स पर आवर। ठीक है, 5 यूनिट्स पर आवर, 5 यूनिट्स, और पूरे साल में 1800 घंटा है, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो 5 यूनिट्स इंटू 1800 इज कमिंग टू 9000 यूनिट्स। 9000 यूनिट्स का कंजम्पशन हो रहा है, और इसका वैल्यू कितना है, 16 रुपया है फॉर एवरी 100 यूनिट्स। तो 16 डिवाइडेड बाई 100, सो इसको डिवाइडेड बाई 100 इंटू 16, वी आर गेटिंग टोटल साल में 1440 रुपया एज आवर पावर कॉस्ट। ठीक है, इसी को जब आप 1800 से करेंगे डिवाइड, तो यू विल गेट 0.80। ठीक है, नाउ कम्स डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मैंने इसका कैलकुलेशन कर ही दिया था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय लाइफ। ठीक है, बाय लाइफ, ये इसको मल्टीप्लाई करिए 1800 से, तो फिर आपको मिल जाएगा पूरे साल का कितना डेप्रीसिएशन है, एक घंटे का नहीं, पूरे साल का। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये इट इज़ कमिंग एज वेरिएबल कॉस्ट 720 प्लस 180 प्लस 1440 प्लस 900, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वी आर गेटिंग, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है हमें मिल रहा है 3240। ठीक है, ये 3240 को जब मैं डिवाइड करूंगा 1800 से, आई एम गेटिंग 1.8। ठीक है, अब मशीन आवर रेट में आप अगर फिक्स्ड और वेरिएबल को प्लस करें पर आवर को, तो आपको मिल जाएगा। तो मेरा वहाँ पे टोटल था, देखिए 0.9883 प्लस 1.8। ठीक है, इन दोनों को आप प्लस करो, 0.9883 एंड 1.8, देखो 2.7883 आ गया, विच इज द आंसर। ठीक है, सो दो अप्रोच है यहाँ पे, ये कैलकुलेशन ज़रूर करना। द कैलकुलेशन दैट आई हैव कंडक्टेड हियर, इसका एकदम से होना चाहिए। 2 कॉलम हमेशा बना लो, 2 कॉलम बना के करो, मैंने भी किया था। ठीक है, एग्जाम में टाइम कम रहता है, इसीलिए हम लोग ये अमाउंट्स नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट के पर आवर के वैल्यू में चले जाते हैं। ठीक है, लाइक दैट भी कर सकते हैं। ये सोल्यूशन जैसे भी करो, आपका आंसर अगर करेक्ट कर रहे हैं तो 2.7883 ही आएगा। ठीक है, 2.7883 ही आएगा।
ठीक है. सो इट वाज अ सिंपल सिचुएशन ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन टू फाइंड आउट मशीन आवर रेट. मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने का ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है. मैं नेक्स्ट आज इतना ही करते हैं. इट इज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे फिर समझ में नहीं आएगा तुम लोग को. नेक्स्ट डे हम लोग स्पेशल केस ऑफ मशीन आवर रेट करेंगे. ठीक है. स्पेशल केस में वहाँ पे अलग अलग मेथड्स है. वो इंटरेस्टिंग है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मच डिफिकल्ट बट इंटरेस्टिंग वन. तो आई होप ये समझ में आया. मैं ये जो भी नोट्स यहाँ पे लिखा हूँ मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ तुम लोग के साथ. ठीक है.